हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो आज आप देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो नया बुक आया है बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर, जो कि आपका इसमें जो प्रैक्टिस सेट का कलेक्शन है वो 2008 से लेके 2022 तक में जितने भी प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ है बिहार दरोगा से संबंधित, चाहे वो ईएसआई का एग्ज़ाम हो या फिर दरोगा भर्ती से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, तो वो सारे पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था सबका आप प्रीवियस सीरीज में देखने वाले हैं। टोटल इसमें जो है 18 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। टोटल 18 प्रैक्टिस सेट है और 18 प्रैक्टिस सेट के साथ आपको इसमें जो है स्टडी नोट्स भी दिया गया है टोटल 18 भाग तक। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसका मास्टर वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। साथ में जो अभी आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा था, तो 5 तक आपका प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया था। 5 तक जो कि 22/7/2019 का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो आपका समाप्त करवा दिया गया कल। जो लोग नहीं देखे होंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जाके सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और आज आप देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जो कि आपका 22/7/2019 को ही सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर वहाँ से नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो आप जाके सर्च कीजिएगा स्टडी आवर लाइफ विदाउट स्पेस। आपको वहाँ पे सर्च करने के बाद हमारा चैनल मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे जो लोग प्लीज़ नए आ रहे हैं प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी न्यूजीलैंड ने की थी। उसके बाद दूसरा है कि 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था। तीसरा है 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर था। चौथा स्टेटमेंट है कि 2020 जो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी इंग्लैंड करेगा। तो कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से आपका 1, 2, 3, 1, 2 और 3 ये तीनों कथन जो है वो आपका सही है। यानी कि 2018 में जो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप हुआ उसकी मेज़बानी न्यूजीलैंड किया था। 2018 में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने जीता था। और 2018 आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया द्वितीय स्थान पर रहा था। अगर हम बात करते हैं दो आईसीसी अंडर 19 1988 में विजेता कौन रहा था, ऑस्ट्रेलिया जो है वो पाकिस्तान को हराकर बना था। और 2018 में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से क्या कर दिया था, हरा दिया था। वहीं आप देखेंगे कि 2018 का जो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से पराजित किया था। और 2018 में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी न्यूजीलैंड ने की थी। किसने की थी? न्यूजीलैंड ने की थी। तो आंसर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है। और 2020 में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी साउथ अफ्रीका किया। साउथ अफ्रीका। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। सन 1970 में पृथ्वी दिवस सतत रूप से मनाया गया। कब? 1970 से। मृदा, वायु, जल के प्रदूषण पर बढ़ती चिंता को उजागर करने के लिए 1970 ईस्वी में प्रथम पृथ्वी दिवस का आयोजन किया गया था। पृथ्वी दिवस 2019 का जो थीम था वो क्या था? प्रजातियों की रक्षा करें, प्रोटेक्ट आवर स्पेसीज। जबकि 2022 का विषय था इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, हमारे ग्रह में निवेश करें। ये 2022 का विषय था। 23 नंबर प्रश्न है, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सेबी की बात करें तो सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है। ऑप्शन नंबर बी। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। प्रतिभूति बाजारों में निवेश की जोखिमों से रक्षा हेतु 22 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। 22 अप्रैल 1988 को। और 30 जनवरी 1992 को इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। 30 जनवरी 1992 को। सेबी प्रतिभूति बाजार की नियामक इकाई के साथ अर्धविधायी, अर्ध न्यायिक और अर्ध कार्यकारी की भूमिका निभाती है। वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष जो है वो माधवी पुरी बुच हैं, जो कि प्रथम महिला हैं।
सेबी के संगठनात्मक ढांचे में भारत सरकार द्वारा नामित एक अध्यक्ष, 2 सदस्य जो कि वित्त मंत्रालय के अधिकारी तथा दूसरे कंपनी प्रशासन अधिनियम 1956 से एक प्राधिकारी होते हैं। आरबीआई से एक अधिकारी तथा 5 में से 3 अन्य सदस्य जो अस्थायी रूप से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये सभी जो होते हैं वो सेबी के संगठनात्मक ढांचे में सदस्य होते हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस संघ का उल्लेख नहीं है। तो न्याय शब्द की बात करें कानूनों का, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कानूनी न्याय का उल्लेख नहीं है। कानूनी न्याय का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में सामाजिक न्याय का उल्लेख है, आर्थिक न्याय का उल्लेख है, राजनीतिक न्याय का उल्लेख है। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्यायों के तत्वों को 1917 ईस्वी में कहां से लिया गया? रूस की क्रांति से लिया गया। प्रस्तावना अमेरिका के संविधान जो कि प्रथम लिखित संविधान है वहां से ली गई प्रस्तावना को, लेकिन प्रस्तावना की भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से लिया गया है 1779 में। तो एक प्रस्तावना से जो 3 जगहों से 3 चीज को लिया गया है, इसमें फ्रांस से क्या लिया गया है? स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिया गया है और प्रस्तावना जो शब्द है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यहाँ पे दिया गया है कि प्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है, लेकिन लिखित संविधान सबसे बड़ा अगर पूछे तो वो अपने भारत का है। अगला प्रश्न है कि अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अरुण 3 जल परियोजना जो है ये नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल में स्थित है। ये जल विद्युत परियोजना, इसकी क्षमता 900 मेगावाट है। इस परियोजना से विद्युत नेपाल के थलकेबर से भारत के मुजफ्फरपुर में भेजी जाएगी। नेपाल के थलकेपर से मुजफ्फरपुर में भेजी जाएगी और नेपाल सरकार ने इस परियोजना का गठन 1992 में ही किया था, लेकिन पर्यावरण संबंधित चिंताओं और विरोध के फलस्वरूप यह परियोजना रुकी हुई थी और वर्तमान में यह परियोजना जो है वो निर्माणाधीन है। 6ठा नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृतकों का निर्वहन करता है? तो आर्टिकल 62, आर्टिकल 63, आर्टिकल 64 या आर्टिकल 65? तो आंसर आपका हो जाएगा आर्टिकल 65, आर्टिकल नंबर 65। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृतकों का निर्वहन करता है। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित सदस्यों की पदावधि का प्रावधान है आर्टिकल 62 में। 63 में है राष्ट्रपति के पद का प्रावधान जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संविधान प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में ही लाया जाता है। राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर यदि लोकसभा अनुमोदन कर दे तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति केवल 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है। कितने महीने तक? सिर्फ 6 महीने तक, जब तक कि नया राष्ट्रपति जो है वो अपना पद ग्रहण न कर ले। 7 नंबर प्रश्न है कि भारत में उत्तर पूर्व में गर्जी बोलेनिया रेल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? गार्जी बेलोनिया रेल का उद्घाटन ये किया गया है त्रिपुरा में। गार्जी बेलोनिया के बीच 23 किलोमीटर लंबी रेल लाइन का उद्घाटन त्रिपुरा के अगरतला में 9 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। 9 फरवरी 2019 को कहाँ पे किया गया? त्रिपुरा के अगरतला में। और यह रेल लाइन दक्षिणी त्रिपुरा के अंतिम सीमावर्ती शहर सबरूम को जोड़ेगा। 8 नंबर प्रश्न देखेंगे, हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा है? हिप्पोकैम्प जो है ये नेपच्यून ग्रह का चंद्रमा है। हिप्पोकैम्प नेपच्यून ग्रह का चंद्रमा है। सेटी की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरियल
इंटेलिजेंस कैलिफोर्निया नाम की एक संस्था ने इस चंद्रमा की खोज की। नेपच्यून यानी वरुण का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? न्याद है। नेपच्यून का सबसे छोटा ग्रह न्याद है। सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होने के कारण वरुण सबसे ठंडा ग्रह है। वरुण के चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है और ये हरे रंग का ग्रह है। जर्मन खगोल शास्त्री जॉन गाले ने वरुण की खोज 1846 में की थी। वरुण की खोज 1846 में जर्मन के खगोल शास्त्री जॉन गाले ने की थी और वरुण के चारों ओर जो है वो क्या है? अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है तथा यह हरे रंग का ग्रह है। 9 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा स्थानीय शासन। स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय है, संघ सूची का नहीं। हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में तीनों सूचियों का वर्णन है, संघ सूची का, राज्य सूची का और समवर्ती सूची का। संघ सूची जिसमें केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची जो केवल राज्य के लिए होता है और समवर्ती सूची जिसमें दोनों को मिला के बनाया जाता है। ठीक है, तो समवर्ती सूची होता है। अगला आप देखेंगे यहाँ पे दिया है कि वर्तमान में जो संघ सूची है इसमें 100 राज्य, वर्तमान में संघ सूची में 100 राज्य सूची में और 61 एवं संघ सूची में 100 विषय हैं, 61 राज्य सूची में विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय वर्णित हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा कि 100 जो है वो संघ सूची में है, संघ सूची में 100 विषय हैं, समवर्ती सूची में कितना 52 है और राज्य सूची में 61 विषय हैं। जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में स्थान नहीं मिला उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को प्राप्त है और यह संसद को प्रदत्त शक्ति अवशिष्ट विधायी शक्ति कहलाती है। अवशिष्ट विधायी शक्ति कहलाती है। जैसे रक्षा, विदेशी मामले, युद्ध, अंतर्राष्ट्रीय संधि, परमाणु शक्ति, सीमा शुल्क हो गया, जनगणना, डाक एवं तार, प्रसारण, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, रेल, वायु एवं जल परिवहन आदि ये सभी जो है वो संघ सूची का विषय है। कृषि, लोक सेवा, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय शासन, लोक स्वास्थ्य, सिंचाई, क्रय एवं विक्रय ये सभी राज्य सूची का विषय है। और संघ सूची की, समवर्ती सूची की बात करें तो परिवार नियोजन है और जनसंख्या और समाचार पत्र, इस 3 चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। एग्जाम में यही 3 ज़्यादा पूछा जाता है, परिवार नियोजन, जनसंख्या और समाचार पत्र। जल मार्ग भी है इसके साथ, कारखाना, आर्थिक एवं सामाजिक योजना, शिक्षा आदि ये सभी जो है वो समवर्ती सूची का विषय है और एक शिक्षा भी बहुत पूछा जाता है। 10 नंबर प्रश्न है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह किए थे। किसने? कुंवर सिंह किए थे और इस समय पटना के कमिश्नर विलियम टेलर था। तो आंसर नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तात्या टोपे जिनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग और नाना साहब का नाम था धोदू पंत, ये इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर से किया था। वहीं कॉलिन कैंपबेल ने कानपुर के विद्रोह को दबा दिया, कॉलिन कैंपबेल ने, और बरेली से विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया था बरेली से। इस क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? एनफील्ड राइफल की कारतूस ढक्कन में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना था, जिसको मुंह से खोलना होता था। इसी का जो है बहिष्कार किया गया था और ये युद्ध का कारण बना था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वीं NI रेजिमेंट के मंगल पांडे ने बाग और जनरल हुसैन की हत्या कर दी। बलिया के रहने वाले मंगल पांडे को उस घटना के बाद फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 26। आर्टिकल 26 जो है वो धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 24 में क्या है कि जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम कार्यों से निषेध किया गया। अनुच्छेद 23 में है मानव का दुर्व्यापार, बेगार तथा बलात्श्रम को निषेध करता है। 28 में है सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित संस्था में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध है। अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण व धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 27 में
किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों को देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम या फिर आय से किसी विशिष्ट धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या फिर पोषण में व्यय करने के लिए निश्चित की गई हो। तो ये आपका जो है आर्टिकल 27 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, भारत के डैश राज्यों में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो नागालैंड की त्योहार, नागालैंड का फेस्टिवल है। ऑप्शन नंबर ए नागालैंड का फेस्टिवल है। नागाओं की परंपरा व धरोहर की समृद्धि, संरक्षण, प्रोत्साहन के लिए प्रत्येक 1 से 10 दिसंबर के बीच नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। और इस फेस्टिवल में नृत्य प्रदर्शन होता है, शिल्प का आयोजन होता है, पैरेड, खेल व कई धार्मिक अनुष्ठान भी किए जाते हैं। इस उत्सव का सबसे बड़ा आकर्षण जो है वो नागा नायकों की बहादुरी की प्रशंसा में गाए जाने वाली गीत है। इस महोत्सव को संयुक्त रूप से पर्यटन विभाग कला संस्कृति विभाग द्वारा नागा विरासत गांव किसामा में आयोजित किया जाता है, जो कोहिमा से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस महोत्सव का नाम हॉर्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। हॉर्नबिल पक्षी का पंख नागा समुदाय के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली टोपी का हिस्सा होता है। 13 नंबर प्रश्न है कि भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास है। तो भारत और श्रीलंका के बीच मित्र शक्ति का आयोजन होता है। भारत और श्रीलंका के मध्य सैन्य युद्धाभ्यास है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति 6 सैन्य अभ्यास आतंकवाद रोधी युद्ध, कौशल तकनीक, सैन्य राजनीति के आदान प्रदान व संवर्धन हेतु श्रीलंका के दिलवासा में किया गया। श्रीलंका के दिलवासा में मित्र शक्ति युद्धाभ्यास की जो शुरुआत है वो 2012 में हुई थी। नेक्स्ट है संप्रीति अभ्यास। संप्रीति जो है ये 2019 में भारत और बांग्लादेश के बीच तंगेल बांग्लादेश में किया गया था। गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच मिजोरम भारत में किया गया था गरुड़ शक्ति। और हैंड इन हैंड जो है ये भारत और चीन के बीच उमराव मेघालय में किया गया था। 14 नंबर प्रश्न है कि ब्रेड मोल्ड या राइजोपस में जनन होता है। तो ब्रेड मोल्ड या राइजोपस में जनन जो होता है वो किसके द्वारा बीजाणु गठन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बीजाणु का उपयोग कर अलॉन्गिंग प्रजनन द्वारा होती है ब्रेड मोल्ड या राइजोपस में जनन की प्रक्रिया। किसके द्वारा? बीजाणु गठन द्वारा। लॉन्गिंग प्रजनन की बात करें अगर, लॉन्गिंग प्रजनन जनन का वह प्रकार है जिसमें जीवों के जनक शरीर से 2 प्रकार की विशिष्ट कोशिकाएं नर और मादा युग्मक बनती है, जो एक दूसरे से मिलकर एक संयुक्त कोशिका युग्मनज बनाती है और यह युग्मनज बढ़ने पर नवजीव बन जाता है। वहीं शैवालों में लैंगिक प्रजनन समयुग्मक और विषम युग्मक तथा अंड युग्मक द्वारा होता है। शैवाल में विखंडन की बात करें तो विखंडन और लैंगिक प्रजनन की एक विधि है जिसमें एक कोशिकीय जीव कोशिका विभाजन के दौरान 2 समान भागों में विभक्त होकर नए जीव उत्पन्न करते हैं। विखंडन जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है द्विविखंडन और एक होता है बहुविखंडन। अमीबा में प्रजनन द्विविखंडन द्वारा होता है और मुकुलन में जनक जीव के शरीर का छोटा सा भाग मुकुल, जिसको बर्ड बोलते हैं, के रूप में उभरता है, जो बाद में अलग हो जाता है और नया जीव बन जाता है मुकुलन में। हाइड्रा में जनन मुकुलन द्वारा होता है। बीजाणु निर्माण गठन में जनक पौधा बीजाणु नामक सैकड़ों सूक्ष्म प्रजनन इकाई में उत्पन्न करता है। जब पौधे का बीजाणु आवरण फटता है तो बीजाणु वायु में फैल जाते हैं। जब ये वायु बहित बीजाणु अनुकूल परिस्थिति कहने का मतलब कि आर्द्र और उष्ण इसको मिलना चाहिए इन्वायरमेंट, तो वो अंकुरित होते हैं और नए पौधे उत्पन्न करते हैं। राइजोपस इसका प्रमुख उदाहरण है। 15 नंबर प्रश्न है कि 17वीं लोकसभा चुनाव कितने चरणों में संपन्न हुआ। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 7 चरणों में। 17 तो 7, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 17वीं लोकसभा चुनाव जो था वो 7 चरणों में संपन्न हुआ था। लोकसभा का गठन वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जनता के जनप्रतिनिधियों से होता है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों का, 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्र का तथा 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। वर्तमान में लोकसभा सदस्य की संख्या 545 है। मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या 500 निश्चित की गई थी। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है।
संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, लेकिन बुलाते हैं राष्ट्रपति। अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद जो होता है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना? तो सुल्तान अब्दुल्ला, ऑप्शन नंबर बी। सुल्तान अब्दुल्ला जो है ये मलेशिया का 16वां राजा बना। सुल्तान मोहम्मद फिफ्थ के अचानक पद त्याग के बाद सुल्तान अब्दुल्ला को मलेशिया का 16वां राजा बनाया गया। 17 नंबर प्रश्न है मैथ का कि यदि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाता है, इसके हर को 10% घटा दिया जाता है, तो भिन्न 3/2 बन जाती है, तो मूल भिन्न का मान क्या होगा? तो इसमें होता है अंश बटा हर होता है, परिमेय संख्या में अंश बटा हर। तो कह रहा है कि अंश को 20% बढ़ा दिया जाता है मतलब 120, और हर को क्या कर दिया जाता है 10% घटा दिया जाता है मतलब 90। अब कह रहा है कि जो बनता है हमारा नया भिन्न जो बनता है वो 3/2 बन जाती है, तो जो नया भिन्न बनेगा वो क्या कहलाएगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर हो जाएगा 9/8। 9/8 आंसर आ जाएगा, जैसा कि मैं बताई पहले ही। x का वैल्यू फाइंड करना होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कितने विद्युत चुंबकीय प्रेरण निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी 1831 में। फैराडे। सर्किट क्या होता है? सर्किट का मतलब होता है किसी बंद परिपथ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करने पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और विद्युत धारा उत्पन्न होने की इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के 2 नियम हैं। फैराडे के जो विद्युत चुंबकीय नियम है उसका प्रेरण का 2 नियम दिया गया। एक दिया गया है कि जब किसी कुंडली से संबंधित एक प्रेरित विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति हो जाती है, और दूसरा है चुंबकीय फ्लक्स में प्रेरित विद्युत वाहक बल परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वो -n। अगला है कि हृदय के लिए कृत्रिम पेसमेकर, डायनेमो, ट्रांसफार्मर आदि में विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग किया जाता है। हृदय के लिए कृत्रिम पेसमेकर, डायनेमो, ट्रांसफार्मर आदि में विद्युत चुंबकीय प्रेरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों ही साथ तटीय क्षेत्र बनाती है दर है। तो जल राशि जो स्पेन एवं फ्रांस दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है दर है विस्के की खाड़ी। विस्के की खाड़ी स्पेन एवं फ्रांस दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में सेल्टिक सागर के दक्षिण में विस्के की खाड़ी अवस्थित है। सेल्टिक सागर के दक्षिण में विस्के की खाड़ी अवस्थित है। नॉर्वेजियन सागर नॉर्वे के उत्तर पश्चिम में अवस्थित अटलांटिक महासागर की सबसे उत्तरी भाग है नॉर्वेजियन सागर। इसके अलावे कैस्पियन सागर की बात करें तो ये कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्देशीय जल निकाय है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ी झील या पूर्ण विकसित समुद्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है मैकपियन सागर को। कैस्पियन सागर यूरोप और एशिया के साथ स्थित काकेगस पर्वत के पूर्व में और मध्य एशिया के वृद्ध मैदान के पश्चिम में स्थित है। कौन? कैस्पियन सागर। बोथनिया की खाड़ी। बोथनिया की खाड़ी ये जो है बाल्टिक सागर के सबसे उत्तरी छोर पर अवस्थित है, और यह फिनलैंड की पश्चिमी तट व स्वीडन के पूर्वी तट की सीमा बनाती है। बोथनिया की खाड़ी। अगला प्रश्न है 20 नंबर। मालविका मित्रम के लेखक कौन है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कालिदास। मालविका मित्रम के लेखक जो है वो कालिदास की एक नाटक कृति है, और इस नाटक में मालव देश की राजकुमारी मालविका और विदिशा के राजा अग्निमित्र का प्रेम और उनके विवाह का वर्णन है। कालिदास की जो और रचना है वो है मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, रघुवंशम आदि। ये सभी कालिदास की रचना है। वाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, जिन्होंने कादम्बरी की रचना की और हर्षवर्धन की जीवनी पर आधारित हर्षचरित्र की भी रचना की। वहीं कबीरदास की रचना है वीजक, रमेनी, संबद्ध। सूरदास की कृति साहित्य लहरी और सूरसागर है। 21 नंबर प्रश्न है पुनगानूर एक नाम है। तो पुनगानूर एक नाम है किसकी? गाय की नस्ल का। पुनगानूर गाय की एक नस्ल है।
पुंगानूर गाय की एक नस्ल होने के साथ साथ आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले का एक कस्बा यानी शहर का नाम भी है। जमुनापारी, बोआर गोट और बरबरी, बीटल, मालाबारी, जफराना, शिरोही ये सभी बकरियां की प्रमुख नस्ल है। उसके बाद मुर्रा, जफराबादी, नीली रावी, भदावरी, नागपुरी, मेहसाना ये सभी भैंस की नस्ल है। भारत में पाए जाने वाली हाथी एलिफस मैक्सिमस सिग्नस एशियाई हाथी और ग्रेट इंडियन एलिफेंट की एक उपप्रजाति है। हाथियों के संरक्षण, गैर कानूनी शिकार और तस्करी को रोकने के उद्देश्य से पूरा विश्व 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाता है। 12 अगस्त को हाथियों का दिमाग सबसे बड़ा होता है। 22 नंबर प्रश्न है, नोंग क्रेम डाउन्स फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? नोंग क्रेम डाउन्स फेस्टिवल ये आपका मनाया गया है मेघालय में। नोंग क्रेम डाउन्स फेस्टिवल 2019 का आयोजन मेघालय में किया गया। ये फेस्टिवल प्रत्येक वर्ष नवंबर में 5 दिनों तक मेघालय में मनाया जाता है और इस फेस्टिवल में अच्छी फसल, शांति और समुदाय की समृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है। शिलोंग के खासी हिल्स के निवासी द्वारा उत्साह से इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। उसके बाद है ऑटम फेस्टिवल। ऑटम फेस्टिवल जो है इसको हिंदी में बोलते हैं शरदोत्सव उत्सव। ये जो है मेघालय पर्यटन विकास मंच यानी कि MTDF द्वारा मनाया जाने वाला मेघालय का एक उत्सव है ऑटम फेस्टिवल। उसके बाद है बेहुद्दीन खलकम नामक प्रसिद्ध सांस्कृतिक त्यौहार मेघालय में जैंतिया हिल्स जिले के मुख्यालय जोवाई कस्बे में पनार जनजाति द्वारा मनाया जाता है। बेहुद्दीन मलखम नामक जो ये सांस्कृतिक त्यौहार है ये मेघालय की जो जैंतिया हिल्स जिले के मुख्यालय जोवाई कस्बे में जो पन्नार जनजाति पाई जाती है उसके द्वारा मनाया जाता है और ये त्यौहार फसल बुआई की समाप्ति के उपरांत हर वर्ष मध्य जुलाई में 3 दिनों के लिए मनाया जाता है। 23 नंबर प्रश्न है जो कि मैथ का प्रश्न है, किसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 170.5 है तो वह धनराशि क्या होगा? तो सबसे पहले ब्याज में आप अंतर देख लीजिए, डिफरेंसेस निकाल लीजिए दोनों के बीच का। तो चक्रवृद्धि ब्याज को साधारण ब्याज में से माइनस कर दीजिएगा, उसके बाद इसे बनाइएगा। तो देखिए यहाँ पे बना के एक्सप्लेनेशन दे दिया है, इसे बना लीजिएगा, ठीक है। आपको दिखा देते हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। चलिए आंसर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देखिएगा कि समाचार पत्र राष्ट्रगुप्ता यानी सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पारसी। समाचार पत्र राष्ट्रगुप्ता का संबंध पारसी धर्म के सुधारों से था। यह समाचार पत्र आंग्ल गुजराती पारसी धर्म में सुधार हेतु दादा भाई नेरोजी एवं खरसेदजी कामा द्वारा प्रकाशित की गई थी। खरसेदजी कामा के द्वारा धन के निकासी बहिर्गमन का सिद्धांत ये जिन्होंने दादा भाई नेरोजी ने दिया था। उसके अलावे दादा भाई नेरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दादा भाई नेरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से ब्रिटिश युग के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की गिरावट पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां की। किसने? दादा भाई नेरोजी ने। दादा भाई नेरोजी ने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की, 1886 में, 1893 में और 1906 में। तीनों को याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आता है 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? समरूपी अंगों का मतलब होता है, देखिए इसमें आंसर आप सबसे पहले देख लीजिए, बंदर के हाथ। जैसे कि प्राणियों के वो अंग जिनकी आधारभूत संरचना एक जैसी होती है परंतु उनका कार्य जो होता है वो अलग अलग होते हैं, उसको समजात अंग कहते हैं। समजात अंग के एग्जाम्पल आप देखेंगे तो पक्षी के पंख और घोड़े के अग्रपाद समान होते हैं, मनुष्य की भुजा तथा गाय का अग्रपाद समान होता है, मेढक के अग्रपाद और पक्षी के पंख। प्राणियों के वो अंग जो समान कार्य करते हैं तथा देखने में भी समान है लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना अलग है तो समरूप अंग कहलाते हैं। और समरूप अंग में आप देख सकते हैं कीट के पंख और पक्षी के पंख, कीट के पंख तथा चमगादड़ के पंख, चने के पौधे की लता और मटर की पौधे की लता, ये समरूप है यानी बराबर है। 26 देखिएगा, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा नवंबर 1946।
नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। 1946 को कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया। प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा 15 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत यानी दिल्ली पहुंचा था और इस मिशन में 3 सदस्य थे। लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस जो कि भारत के सचिव थे, उसके बाद सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, और तीसरे नौसेना मंत्री थे एवी अलेक्जेंडर। शुरुआत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही कैबिनेट मिशन प्लान को स्वीकार किया, परंतु बाद में मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया और पाकिस्तान के निर्माण के लिए 16 अगस्त 1946 से प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस प्रारंभ कर दी। किसने? मुस्लिम लीग ने। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो ऊष्मा की इकाई देखेंगे, कैलोरी है, जूल है, बीटीयू है, फोन नहीं है। फोन ऊष्मा की इकाई नहीं है। फोन जो है ये ध्वनि या शोर की प्रबलता स्तर की इकाई है, ध्वनि या शोर की प्रबलता स्तर की। कैलोरी ऊर्जा और ऊष्मा की जूल कार व ऊष्मा तथा बीटीयू ऊष्मा की परंपरागत इकाई है। 1 ग्राम जल का तापमान जो होता है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा क्या होता है? कैलोरी है। मतलब 1 ग्राम जल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होती है उसको कैलोरी कहते हैं। 1 कैलोरी बराबर होता है, 1 कैलोरी जो होता है वो 4.186 जूल के बराबर होता है और 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी है। 1 पौंड जल का ताप 1 फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 1 BTHU कहलाता है, 1 BTHU कहलाता है और 1 BTHU 252 कैलोरी के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखेंगे 28 नंबर। भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रही है? तो फिर नाम्बिया से हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी नाम्बिया से भारत में दोबारा चीता लाने की योजना बना रही है। 2022 में 8 चीता लाया जिसे मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में रखा गया और 1947 ईस्वी में भारत के आखिरी चीतीदार चीता की मृत्यु हो गई थी। सन 1952 में देश से इस पशु को विलुप्त घोषित किया गया था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के अधीन एक सर्वाधिक निकाय है। भारत में चीता दोबारा लाने की परियोजना की परिकल्पना 2012 में की गई थी। टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद दिसंबर 2005 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी की स्थापना हुई। टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद दिसंबर 2005 में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी की स्थापना हुई। भारत ने डैश को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाया। दोस्तों इसका आंसर इंडोनेशिया हो जाएगा। भारत ने इंडोनेशिया को सहायता देने के लिए ऑपरेशन मैत्री चलाया था। ऑपरेशन समुद्र मैत्री इंडोनेशिया के सुलावेसी में अक्टूबर 2018 में जो भूकंप और सुनामी से प्रेरित लोग थे उनको राहत और सहायता देने के लिए भारत ने चलाया था। सिस्मोलॉजी क्या होता है? तो भूकंप के अध्ययन को कहते हैं सिस्मोलॉजी। रिंग ऑफ फायर जिसे सरकम पैसिफिक बेल्ट या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, विश्व में भूकंप का सबसे अधिक सक्रिय क्षेत्र है। इसकी अवस्थिति प्रशांत बेसिन में है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल द्वारा मापी जाती है और इसका विकास अमेरिकी वैज्ञानिक चार्ल्स रिएक्टर ने 1935 में किया था। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पे भूकंप की तीव्रता मापने के लिए 3 स्केल होता है, राशि फेरल स्केल, मर्केली स्केल और रिएक्टर स्केल। 30 नंबर है लोथल किस नदी के निकट स्थित है? लोथल जो है ये भोगबा नदी के तट पर है। लोथल भोगबा नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल गुजरात स्थित सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था। लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल से चाबिल उपजाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिर्फ लोथल शहर के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते हैं। सिर्फ लोथल की ही जो है वो मुख्य दरवाजे खुलते हैं सड़क की ओर। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा दोनों स्थल से प्राप्त हुआ है। सतलज नदी पर रोपर, घांगा नदी पर कालीबंगन और रावी नदी पर हड़प्पा सैदब नगर स्थित है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिकाएं का उल्लेख नहीं है? तो भारतीय संविधान में आदेश याचिकाएं का उल्लेख नहीं है।
अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार का रीट जारी करता है। सर्वोच्च न्यायालय, पहला होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश दूसरा है, प्रतिषेध तीसरा, उत्प्रेषण चौथा, अधिकार परीक्षा पांचवा। मौलिक अधिकार को परिवर्तित करने के लिए नागरिकों को उच्चतम न्यायालय में याचिका आवेदन करने का प्रावधान है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल करने का अधिकार नागरिकों को प्रदान किया गया है और उच्च न्यायालय किसी अधीनस्थ न्यायालय, अधिकरण या राज्य के किसी प्राधिकारी को ऐसे रिट आदेश या निर्देश जारी कर सकता है जो नागरिकों के मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए आवश्यक है। फिर अनुच्छेद 124 में क्या है, तो उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 124 में भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब की गई थी, तो भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना 1977 में की गई थी। आर्थिक जनगणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CS द्वारा की गई थी। आर्थिक जनगणना में उत्पादन की इकाई या प्रतिष्ठानों की संख्या, कार्यरत व्यक्तियों की संख्या, वित्त का स्रोत एवं स्वामित्व के प्रकार जैसे पहलुओं को शामिल किया जाता है। वहीं 17वीं आर्थिक जनगणना का संचालन सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। 7वीं आर्थिक जनगणना आंकड़े के संग्रहण, सत्यापन, रिपोर्ट सृजन एवं प्रसार के लिए IT आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। 29 जुलाई 2019 को 7वीं आर्थिक जनगणना त्रिपुरा राज्य से आरंभ की गई है। 33 देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने के अर्हता के संबंध में सही नहीं है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए, ये भी सही है। वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, बिल्कुल ये आपका सही नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में ये सही नहीं है, वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो। उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए जो अर्हताएं हैं उसमें 35 वर्ष आयु तो होगा, फिर भारत का नागरिक भी होना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, न कि लोकसभा का, और केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ पद पर न हो। अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ को डैश के नाम से भी जाना जाता है, तो देखिए ऑलिव रिडले सागरीय कछुआ जो है इसको पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ के नाम से जाना जाता है। IUCN इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, ने इस कछुए को संकटापन की श्रेणी में सूचीबद्ध किया। ग्रीन सागरीय कछुआ अमेरिका के हवाई द्वीप, प्यूर्टोरिको वर्जिन द्वीप समूह और फ्लोरिडा के पूर्वी तट पर दिखे जाते हैं। कैम्पस रिडले सागरीय कछुआ जिसे अटलांटिक रिडले सागरीय कछुआ भी कहते हैं, सागरीय कछुओं की एक दुर्लभ प्रजाति है और यह भी गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। हॉक्सबिल सागरीय कछुआ का नाम उनकी संकीर्ण व नकीली चोंच के कारण हॉक्सबिल सागरीय कछुआ रखा गया है। हॉक्सबिल सागरीय कछुआ उष्णकटिबंधीय महासागरों में मुख्यतः प्रवाल भित्ति के क्षेत्रों में पाया जाता है। हॉक्सबिल और ऑलिव रिडले सागरीय कछुओं को पैसिफिक रिडले सागरीय कछुआ भी कहा जाता है। आंसर नंबर आपका इसका ए करेक्ट हो गया, आंसर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 35 नंबर। मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें डैश कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचनाएं जिन्हें एल्बियोली कहा जाता है, क्या कहते हैं, एल्बियोली कहा जाता है, ये श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के सतह को प्रदान करती है। साइनस जो होता है हमारे खोपड़ी की हड्डी के घने हिस्से में हवा से भरा एक कैविटी होता है। श्वास नली की बात करें तो मनुष्य और पशुओं पक्षियों के शरीर में वह नली होती है जो गले के अस्तर ग्रंथि यानी लैरिक्स को फेफड़े से जोड़ती है, उसे श्वास नली कहते हैं। श्वास नली मुख से फेफड़े तक हवा पहुंचाने के रास्ते का एक महत्वपूर्ण भाग है। उसके बाद कूपिका वायु की बात करें तो कूपिका वायु में ऑक्सीजन का दाब 37 mmHg होता है, जबकि सीरा कोशिका के रक्त में ऑक्सीजन का दाब 46 mmHg होता है। 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है,
दिया है इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है। इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं। इथेनॉल अक्सर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है। इथेनॉल पानी में नहीं घुलता है। डी आपका गलत है, इथेनॉल पानी में नहीं घुलता, ये गलत है। इथेनॉल पानी और कई कार्बनिक यौगिक के साथ आसानी से घुल जाता है। इथेनॉल कमरे के तापमान पर तरल होता है। सामान्यतः अल्कोहल भी इसे कहते हैं। इसका इस्तेमाल आयोडीन में किया जाता है। पेंट, लौ और वर्निश के उपयोग के लिए इथेनॉल एक प्रभावी विलायक है। इथेनॉल किण्वन का एक प्राकृतिक सह उत्पाद है। एथिलीन के जलयोजन से इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। 37 देखिएगा कि 66वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता। तो 66वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 महाराष्ट्र ने जीता है। 69वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियंस 2022 जो जीता वो इंडियन रेलवे ने महाराष्ट्र को 38-21 से हराकर चौथी बार यह खिताब जीता है। उसके बाद सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियंस की शुरुआत 1952 ईस्वी में हुआ था। 38 नंबर है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 आयोजित किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर आप देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 का आयोजन किया गया था। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन छात्रों को दैनिक जीवन में आने वाले दबावों, समस्याओं, बाधाओं आदि के समाधान हेतु राष्ट्रव्यापी मंच प्रदान करता है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020 के मंच से छात्रों को विभिन्न मंत्रालय, विभागों, उद्योग, सार्वजनिक उपक्रमों तथा गैर सरकारी संगठन के अंतर आने वाली चुनौतियों पर काम करने का अवसर मिलेगा। वहीं पहले 3 संस्करण SIH 2017, SIH 2018, 2019 नवाचार यानी कि इनोवेशन को बढ़ावा देने में बेहद सफल साबित हुआ। 39 देखिएगा कि डैश के सदस्यों को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं। तो क्लोरोफाइटा के सदस्य को जो है हरी शैवाल कहते हैं। हरी शैवाल जो होता है वो उच्च रक्तदाब से पीड़ित व्यक्तियों के लिए लाभदायक होता है। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है और बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को क्रिप्टोफाइटस कहते हैं जो बर्फ पे पाए जाते हैं। चट्टान पे पाए जाने वालों को लिथोफाइटस कहते हैं और जापान के निवासी पोरफायरा नामक शैवाल का प्रयोग भोजन के रूप में करते हैं। 40 देखिएगा, ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ट्यूरिंग अवार्ड जो है ये कंप्यूटर विज्ञान एवं AI से संबंधित है। ट्यूरिंग अवार्ड कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित है। इस अवार्ड को कंप्यूटर क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो सिनेमा का सर्वोच्च पुरस्कार है। 2020 का 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार वर्ष 2022 ईस्वी में दिया गया आशा पारेख को और 51वां 2019 का रजनीकांत को और वर्ष 2023 का दादा साहब फाल्के अवार्ड अभिनेत्री रेखा को मिला है। 41 है कि 1000 अंकित मूल्य की एक वस्तु को एक दुकानदार खरीदता है, 10% और 20% दो क्रमागत छूट प्राप्त करता है। वह परिवहन आदि पर क्रय मूल्य 10% खर्च करता है। वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचे ताकि उसे 15% का लाभ हो। तो अंकित मूल्य पर छूट की बात देखेंगे, आंसर आपका 910 आ जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 42, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है। अराकान योमा पर्वत श्रृंखला का संबंध नेपाल से नहीं, ये म्यांमार में स्थित है। नागा हिल्स भारत बर्मा सीमा पर है। चीन हिल्स की बात करें तो उत्तर पश्चिम बर्मा पटकाई श्रृंखला भारत के पूर्वोत्तर में बर्मा के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र भी शामिल है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका डी हो गया। अरकान योमा श्रृंखला का कुछ भाग बंगाल की खाड़ी में डूबा हुआ है तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के रूप में फिर से उभरती है। ग्रेट हिमालय को हिमाद्री अर्थात सर्वोच्च या वृद्ध हिमालय कहा जाता है। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। ग्रेट हिमालय में ही विश्व की सबसे ऊंची पर्वत एवरेस्ट जो नेपाल में स्थित है। महाभारत श्रृंखला हिमाचल श्रेणी अर्थात लघु या मध्य हिमालय का दूसरा नाम है। शिवालिक श्रृंखला हिमालय का नवीनतम भाग है। इसे निम्न या बाह्य हिमालय भी कहा जाता है।
43 नंबर है कि डैश ओलंपिक के लिए चेट्टी रोबोट किस देश ने अनावृत किया। तो इस प्रश्न का आंसर जापान हो जाएगा। जापान में ओलंपिक के लिए चेट्टी रोबोट का अनावरण किया गया। 24 जुलाई से 9 अगस्त तक जापान में ओलंपिक 2020 को आयोजन में चेट्टी रोबोट का उपयोग किया गया। ये रोबोट जापान कंपनी टोयोटा द्वारा बनाया गया। ये रोबोट लोगों को उनकी सीटों की ओर निर्देशित करेगा। प्रशासनिक सूचनाओं के साथ साथ यह रोबोट पेय और खाद्य पदार्थ की डिलीवरी को भी सुनिश्चित करेगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल या ओलंपियाड पहली बार जो हुआ था 1896 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में होता है और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन पेरिस में होना है। अगला प्रश्न देखते हैं। तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से डैश के कारण होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अपवर्तन के कारण। तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से अपवर्तन के कारण होता है। अपवर्तन के कारण वायुमंडल में तारों की रोशनी का विचलन तारों का टिमटिमाना है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है और यह घटना प्रकाश का अपवर्तन है। अपवर्तन के कारण जल के भीतर पड़ी हुई मछली अपने वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है और अपवर्तन के फलस्वरूप ही द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है। सूर्योदय के कुछ समय पहले और सूर्यास्त के थोड़े समय बाद सूर्य क्षितिज के नीचे होने पर भी हमें दिखाई पड़ना अपवर्तन का ही परिणाम है। जल से भरे बर्तन की पेंदी में पड़े सिक्के का थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, ये भी अपवर्तन की ही घटना है। अगला देखते हैं 45 नंबर। कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन जो है वो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। ऑप्शन नंबर बी। न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो है ये क्या कहता है, देखिए न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है वो क्या कहता है कि प्रत्येक वस्तु विराम अवस्था या सरल रेखा पर एक समान गति अवस्था में तब तक रहती है जब तक कि उस पर लगे बाह्य बल के द्वारा वह अपनी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए बाध्य न हो तब तक। ठीक है, न्यूटन के प्रथम गति के जड़त्व को नियम ही कहा जाता है। न्यूटन ने गति के नियमों को अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया जो कि 1687 में प्रतिपादित किया था। न्यूटन की गति के प्रथम नियम में जैसे रुकी हुई बस या रेलगाड़ी में खड़ा व्यक्ति गाड़ी के अचानक चलने पर पीछे की तरफ झुक जाता है। तेज चलती हुई बस या रेलगाड़ी में अचानक रुकने पर उसमें बैठा व्यक्ति आगे की तरफ झुक जाता है। 46 है कि गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष हुई वह वर्ष है आपका 2001। 2001 में गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप आई थी और यह भूकंप 26 जनवरी को 52वें गणतंत्र दिवस पर आया था जो 2 मिनट तक चलती रही थी। भौगोलिक आंकड़े के अनुसार भारत की लगभग 54% भूमि भूकंप के चपेट में है। भारत में भूकंप की उच्च आवृत्ति और तीव्रता का कारण भारतीय प्लेट का 47 MNY की दर से खिसकना है। भूकंप के उद्भव स्थान को भूकंप का केंद्र कहते हैं और ईपी सेंटर जो भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु होता है उसको ईपी सेंटर कहते हैं यानी अधिक केंद्र कहते हैं। 47 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह है आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क। वाल्मीकि नेशनल पार्क भारत नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है। यह एक टाइगर रिजर्व और वन्यजीव अभ्यारण्य है। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में अवस्थित इस उद्यान को IUCN जो है यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ने श्रेणी 2 में रखा है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू में स्थित है और हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क भारत के पूर्वी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में उच्च अक्षांश पर अवस्थित राष्ट्रीय उद्यान है। नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तर भारत में नंदा देवी शिखर के आसपास स्थित है। 48 है 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। कौन करेगा? जापान। ऑप्शन नंबर सी। 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी जापान टोक्यो ने किया था। ऑस्ट्रेलिया ने ओलंपिक खेल की मेजबानी 2 बार सन 1956 में मेलबर्न में और 2000 ईस्वी में सिडनी में कर चुका है। 1924 ईस्वी में भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना की गई थी और इस परिषद के प्रथम अध्यक्ष सर जे टाटा थे। सर जे टाटा।
ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन पेरिस तथा ओलंपिक 2028 के लॉस एंजल्स यूएसए में प्रस्तावित है और 1960 से टीवी पर ओलंपिक खेलों का प्रसारण रोम ओलंपिक से प्रारंभ हुआ था। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी अमेरिका के तैराक माइकल फेल्प्स है। 49 है, कार्किट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस इतिहास से था? तो कार्किट का संबंध जम्मू कश्मीर के इतिहास से है। हर्षवर्धन के जीवन काल में दुर्लभ वर्धन ने कार्किट वंश की स्थापना की थी। दुर्लभ वर्धन ने कार्किट राजवंश के प्रसिद्ध राजाओं में ललित आदित्य मुक्तापिंड तथा विनय आदित्य जायापिंड का मुख्य नाम जो है वो जाना जाता है। प्रसिद्ध चीनी यात्री जो हेनसंग था वो दुर्लभ वर्धन के समय कश्मीर आया था और कार्किट राजवंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन स्थापित हुआ। कार्किट पुराणों में वर्णित एक प्रसिद्ध नाग का नाम है। अगला प्रश्न है 50 नंबर, विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है। विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है जो कि एक अदिश राशि है। इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्सेंड्रो वोल्टा के सम्मान में विभव की इकाई वोल्ट रखा गया और वोल्ट मीटर एक यंत्र है जिसके द्वारा विभवांतर की माप की जाती है। एम्पियर विद्युत धारा की एसआई मात्रक है। एम्पियर। निम्नलिखित में कौन 2019 के रसायन विज्ञान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची में नहीं है? तो इस प्रश्न का आंसर है जॉन बी गुड एनफ, ये हैं। एम स्टैनली विंटिंगम, ये भी हैं। अंकिरा योशिनो, ये भी हैं। गोनी स्मिथ नहीं है। 2019 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की सूची में गोनी स्मिथ नहीं है। रसायन विज्ञान 2019 में नोबेल पुरस्कार जॉन बी गुडनेफ, एम स्टैनली विंटन और अकीरा बोशिनो को लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए दिया गया था। नोबेल पुरस्कार विजेता जो हैं वो सभी क्षेत्रों में प्रथम जो देखेंगे साहित्य में, एक मिनट इस पेज को चेंज करती हूँ, तो ये मैं पेज चेंज कर दी इसको, फिर आप देख सकते हैं। तो साहित्य के क्षेत्र में 1901 में मिला था सूली प्रोधोमे को। शांति में दिया गया था 1901 में जीन हेनरी डुनांट को। और उसके बाद रसायन में 1901 में दिया गया था जैकबस हेनरिकस वेंटी हॉफ को। उसके बाद भौतिकी में 1901 में दिया गया था विल्हेम कॉनराड रोंटगन को। चिकित्सा के क्षेत्र में 1901 में दिया गया था एमिल एडोल्फ वॉन वेरिंग को। अर्थशास्त्र में दिया गया था 1969 में रैगनर फ्रिश और जॉन टिनवर्गन को। ठीक है, अब देखेंगे 52 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगी मार्ग की सलाह देते हैं? तो वो हैं आपके गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध जो है इन्होंने अष्टांगी मार्ग दिया था। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीवक, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये गौतम बुद्ध का था अष्टांगी मार्ग। बुद्ध द्वारा गृहत्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है और बुद्ध के द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर। 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो पुलिस सुधार, बंगाल विभाजन, सेना का न्यायिक सुधार, सती प्रथा पर रोक। तो सती प्रथा पर रोक जो था ये लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं बल्कि विलियम बेंटिंग का था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1829 में सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया था विलियम बेंटिंग ने। कर्जन की बात करें तो 1899 से 1905 में लॉर्ड कर्जन ने सैनिक प्रशिक्षण में किचनर परीक्षा को शामिल कर सैन्य सुधार स्वरूप सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया। लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहला ऐतिहासिक इमारतों, धरोहरों की सुरक्षा एवं मरम्मत के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किया। अकाल आयोग का गठन भी कर्जन ने सर एंटोनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में किया और कर्जन का कार्यकाल 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया कर्जन के कार्यकाल में ही। 54 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 ईस्वी में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, शामिल नहीं थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इस समिति के सदस्य एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादितुल्लाह, के एम मुंशी, वी एल मित्र और डी वी खेतान थे।
प्रारूप समिति द्वारा तैयार संविधान का प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष 21 फरवरी 1948 को पेश किया गया। डीपी खेतान की मृत्यु 1948 के बाद टीटी कृष्णमाचारी और बीएल मित्र के स्थान पर एन माधव राव को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया। संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार वीएन राव ने अनुच्छेद 243 एवं 13 अनुसूची वाली संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया। किसने? तो वीएन राव ने, यानी वीएन राव ने। अगला है, निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित करता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ऑप्शन नंबर बी। CaCO3 जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट को बताता है। यह एक रासायनिक यौगिक है जिसका यह रासायनिक सूत्र है। कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग चूना बनाने में, टूथपेस्ट, दंतमंजन, सीमेंट आदि में किया जाता है। भारी जल D2O, भारी जल का फॉर्मूला है D2O, न्यूक्लियन प्रतिक्रियाओं, डूरेंट यौगिक आदि के निर्माण में किया जाता है भारी जल का उपयोग। मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO इसका रासायनिक सूत्र है। इसका इस्तेमाल मलहम बनाने तथा जहर आदि में किया जाता है। CaO, बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO। 56 नंबर है, 13वीं ईस्ट एशिया समिट यानी पूर्वी एशिया सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 13वीं ईस्ट इंडिया समिट का आयोजन सिंगापुर में। कहाँ पे? सिंगापुर में। पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन एशिया पैसिफिक क्षेत्र के 18 देशों के नेताओं द्वारा संचालित एक मंच है जिसका गठन क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा, समृद्धि के उद्देश्य से किया गया। भारत जो है शुरुआत से ही 2005 ईस्वी में इस सम्मेलन का भाग ले रहा है। इस सम्मेलन में पहला ईस्ट एशिया समिट का आयोजन 14 दिसंबर 2005 को मलेशिया के कुआलालंपुर में किया गया। शुरुआती समय में 16 देश के नेताओं द्वारा इस मंच का संचालन किया गया। 2011 में छठे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में 2 देश रूस और अमेरिका भाग लिया और 17वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2022 13 नवंबर को कंबोडियाई राजधानी नोम पेन में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता कंबोडिया ने किया। निम्नलिखित में से कौन 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वाइसराय थे? तो लॉर्ड कर्जन प्रथम। 1905 में बंगाल विभाजन के समय जो वाइसराय था भारत का वो लॉर्ड कर्जन था। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। 20 जुलाई 1905 को शिमला में बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई और बंगाल को 2 प्रांतों में बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी प्रांत, असम प्रांत तथा पश्चिमी बंगाल। ढाका को पूर्वी बंगाल का मुख्यालय बनाया गया। लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने बहावी आंदोलन का दमन किया और लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। अगला है 58 नंबर, इंटेंसिफाइड यानी तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो इस प्रश्न का तीव्र मिशन इंद्रधनुष का संबंध जो हो जाएगा वो टीकाकरण से है। टीकाकरण से इंद्रधनुष पूरे भारत में 2 दिसंबर 2019 को IMI 2.0 के नाम से शुभारंभ किया गया। इस मिशन का उद्देश्य 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 8 वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों की रक्षा करना है और इस मिशन के अंतर्गत टीकाकरण अभियान में तापेदिक, मेनिंजाइटिस, खसरा, हेपेटाइटिस बी, टेटनस, काली खांसी, पोलियोमाइलाइटिस और डिप्थीरिया के टीके शामिल हैं। इस मिशन के अंतर्गत कुछ विशिष्ट रोग हैं जैसे इन्फ्लुएंजा, जापानी इंसेफेलाइटिस के टीके भी बनाए जा रहे हैं और ये मिशन 2019 से मार्च 2020 तक चलेगी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है? तो निक्षय पोषण योजना का ट्यूबरक्लोसिस टीबी, निक्षय पोषण योजना का संबंध तापेदिक यानी ट्यूबरक्लोसिस टीबी से ही है। निक्षय पोषण योजना का शुभारंभ अप्रैल 2008 से भारत के केंद्र सरकार द्वारा किया गया और इस योजना का पर्यवेक्षण भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। निक्षय पोषण योजना के तहत प्रत्येक टीबी रोगियों को प्रत्येक माह 500 रुपया दिया जाएगा और इस योजना के तहत नामांकित कुल मरीज और लाभार्थियों को 13 लाख रुपये की पहुंच दी जाएगी। केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए रोगियों की आधिकारिक पोर्टल निक्षय पर अपना नाम दर्ज कराना होता है। 60 नंबर है कि रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। तो रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। इसी पक्षी अभ्यारण्य
इस पक्षी अभ्यारण्य में 200 से अधिक पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है और इस पक्षी विहार में सफेद सारस, उत्तरी क्षेत्रों में पाए जाने वाले चौड़ी चोंच वाली बत्तख, खंजन आदि मध्य एशिया, साइबेरिया, हिमालय के प्रवासी पक्षी हैं। पिछले वर्ष कृष्णा राजा सागर बांध का अतिरिक्त पानी छोड़ दिए जाने के परिणाम स्वरूप इस अभ्यारण्य में उपस्थित सैकड़ों घोंसले और द्वीप जलमग्न हो गए थे और 1940 में इस पक्षी विहार को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। फिर 2022 में इसे रामसर आर्द्रभूमि घोषित किया गया और यह पक्षी अभ्यारण्य श्रीरंगपट्टनम के निकट कावेरी नदी के तट पर स्थित है। 61 देखेंगे कि नेचुरल हिस्ट्री के लेखक थे, तो नेचुरल हिस्ट्री के लेखक पिलिनी थे। पिलिनी नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक जो है वो पशु, पेड़ पौधे और खनिज पदार्थों का विस्तृत विवरण करता है। टॉलमी जो है वो भारत का भूगोल पुस्तक के लेखक है। अरस्तु की कीर्ति जो है वो हिस्ट्री ऑफ एनिमल, पॉलिटिक्स, रेटोरिक, यूडेमियन एथिक्स। सिकंदर महान अरस्तु के शिष्य थे। इतिहास के पिता हेरोडोटस की कीर्ति हिस्टोरिका है। 62 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कथन है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो देख सकते हैं इसमें दिया है कि राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में प्रति 29 अगस्त को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष। सही दिया हुआ है। यह मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है, ये भी सही है। भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं, सही है। 2019 में इस दिन मैरी कॉम को खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये गलत है। बाकी आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस दिन बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मान तो करते हैं, लेकिन इस दिवस पर दिए जाने वाले 4 पुरस्कार जो हैं वो है, पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पुराना नाम राजीव गांधी था। 1992 में इसकी शुरुआत होती है। द्रोणाचार्य 1985 में शुरू होता है। अर्जुन पुरस्कार 1961 में और ध्यानचंद अचीवमेंट पुरस्कार 2002 में। ये 4 पुरस्कार इसके अंतर्गत दिया जाता है। 63 है, पोक्कली धान भारत के किस साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था, इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो देखते हैं इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा केरल। पोक्कली धान भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की खबरों में भी था, ये केरल राज्य का है। यह धान की एक किस्म है जिसमें कि लवणता, सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध है। ये पोक्कली धान को भारत सरकार ने 2008 में जीआई टैग प्रदान किया था। अगला प्रश्न देखते हैं 64 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो दिया है ट्राई की स्थापना 1997 में की गई थी और ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून के द्वारा की गई थी। बात करते हैं ट्राई की, तो आपका जो कह रहा है कि 2 भी सही था, 1 भी सही था। ट्राई की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र को रेगुलेट करना था, ये भी सही है। ट्राई का वर्तमान प्रमुख डॉक्टर RM शर्मा है, ये भी सही है। तो आंसर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। 65 देखिएगा, सर चार्ल्स वुड्स का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में डैश के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। तो हो जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में ये मील का पत्थर था। सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में शिक्षा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। चार्ल्स वुड्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। चार्ल्स वुड्स द्वारा भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी 1854 में एक सुझाव पत्र भेजा, जिसे वुड डिस्पैच या वुड का पोषण पत्र भी, घोषणा पत्र भी कहा जाता है। 66 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो दिया है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल लाइजॉन यूनिट की मॉस्को में स्थापना की मंजूरी दे दी, बिल्कुल सही है। इसरो ने जो है वो टेक्निकल लाइजॉन यूनिट की मॉस्को में स्थापना को मंजूरी दे दिया है। ITLU में इसरो के अधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे, ये भी सही है। इसरो का गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट है, सभी आपका सही है। नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है, जो कि हरियाणा राज्य के हैं नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, सुमेलित कीजिए। एक तरफ घटना और उसके वर्ष का नाम दिया हुआ है, इसे आपको मैच करना है। तो सबसे पहले अहमदाबाद मिल हड़ताल की बात करें तो ये 1918 में हुआ था, जो कि पहला का 3 हो जाएगा। खेड़ा सत्याग्रह 1918। नेक्स्ट है जालियांवाला 1919 और चंपारण सत्याग्रह 1917। आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा।
चंपारण सत्याग्रह सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में अहमदाबाद मिल हड़ताल था। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? हिंद स्वराज के लेखक जो थे वो महात्मा गांधी। हिंद स्वराज 1910 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक राजद्रोही पाठ के रूप में प्रतिबंधित कर दिया गया था। 1909 में लिखी गई थी। बाल गंगाधर तिलक की रचना द आर्कटिक होम इन दी वेदास एक गीता रहस्य है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। जवाहरलाल नेहरू की रचनाओं में प्रमुख भारत की एक खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं, विश्व की झलकियां टूवर्ड्स फ्रीडम, ये सभी जवाहरलाल नेहरू की रचना है। खामसीन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है? तो खामसीन मिस्र का स्थानीय पवन है खामसीन। जोंडा पवन अर्जेंटीना की स्थानीय पवन है जोंडा, और जो अर्जेंटीना के एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलान पर बहती है। चिनूक अमेरिका में चलने वाली गर्म और शुष्क स्थानीय पवन है। मिस्ट्रल रोन घाट फ्रांस में चलने वाली ठंडी और शुष्क हवा है। हरमटन सहारा मरुस्थल के दक्षिणी पश्चिमी दिशा में चलने वाली गर्म शुष्क हवा है। 71 नंबर मैथ का प्रश्न है कि अजीत ने एक पेन ड्राइव इसके अंकित मूल्य 4/5 भाग के मूल्य से खरीदी और इसके मूल अंकित मूल्य के 20% से ज़्यादा मूल्य पर बेच दी, तो अजीत का लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 50% इसका लाभ प्रतिशत होगा। एक्सप्लेनेशन यहाँ नीचे दिया हुआ है, आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। जयप्रकाश पुल जेपी सेतु निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो ये गंगा नदी पर स्थित है जेपी सेतु। दीघा सोनपुर पुल बिहार में गंगा नदी पर एक रेल सड़क पुल है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के नायक के रूप में जाना जाता है और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ 1970 के दशक में विपक्ष के लिए जेपी को याद किया जाता है। जेपी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। 1999 में मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1965 में सार्वजनिक सेवा के लिए जेपी को मैक्सेस पुरस्कार भी प्रदान किया गया। 73 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन देश सार्क का सदस्य देश है? तो सार्क का सदस्य देश आप देखेंगे तो इसमें सभी हो जाएगा, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान। 5 तक है, 6 नहीं है आपका। ईरान नहीं है, ईरान नहीं है, बाकी अफगानिस्तान है। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भारत, मालदीव, पाकिस्तान, ये सभी इसका सदस्य है। ईरान जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है। अगला देखते हैं 74 नंबर प्रश्न। मयूर सुर्खियों में था, मयूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे जीआई टैग दिया गया, यह है। तो सुर्खियों में रहा मयूर जिसे जीआई टैग दिया गया, वह गुड़ है। क्या है? गुड़ है। केरल में इडुक्की जिले में मिलने वाले मयूर गुड़ को 2019 में भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया। उसके बाद है पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ के तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तीजन बाई को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ये एक गायन से संबंधित है, गायन। ऑप्शन नंबर ए। ये जो है छत्तीसगढ़, तीजन बाई छत्तीसगढ़ राज्य के पंडवानी लोकगीत नाट्य की पहली महिला कलाकार हैं। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ब्लू माउंटेन जो है आपका ये मिजोरम में है। पूर्वोत्तर भारत की लुसाई पर्वतमाला में स्थित फंगुईपुई को ही नीला पर्वत या फिर ब्लू माउंटेन कहा जाता है। फंगुईपुई एक पवित्र पर्वत माना जाता है। इसका नाम लाई भाषा से लिया गया है जिसमें फोंग का मतलब घास भूमि या मार्ग होता है और पुई का अर्थ महान। फंगुईपुई एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। लुसाई पहाड़ियों जो मिजो पहाड़ियों भी कहलाती है, भारत के मिजोरम त्रिपुरा राज्यों में स्थित पर्वतमाला है जो पटकई पहाड़ियों की उपश्रृंखला है। ब्लू माउंटेन की ऊंचाई 2115 मीटर है। बेरीनाग निम्नलिखित किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? बेरीनाग झेलम का। ऑप्शन नंबर ए। बेरीनाग जो है वो झेलम नदी का उद्गम स्थल है। जम्मू कश्मीर के शेषनाग या बेरीनाग झील है। अगला प्रश्न है भारत के प्रधानमंत्री जो हैं ये भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। बहुत बार इस प्रश्न को डिस्कस कर लिए, स्किप करते हैं। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था आपका कराची में। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस अधिवेशन कराची में आयोजित हुआ था और इस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौता 1931 का समर्थन किया गया जिसने कांग्रेस को ब्रिटिश सरकार के साथ समान स्तर पर बात करने का अवसर प्रदान किया। अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था इस सत्र का।
अगला है 80 नंबर, डिजिटल करेंसी एवर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया एबर को? तो ये डिजिटल करेंसी था जिसको लॉन्च किया है एबर को यूएई ने, यूएई सऊदी अरब द्वारा लॉन्च किया गया। चीन की आधिकारिक मुद्रा रोमनबी है और युआन का रोमनबी मूल इकाई है। युआन रोमनबी का मूल इकाई है। यन जापान की आधिकारिक मुद्रा है। कतरी जो है वो रियाल कतर की मुद्रा है। स्विस फ्रैंक स्विट्जरलैंड और लिकेंटेस्टीन की आधिकारिक मुद्रा है। 81 नंबर प्रश्न है, पक्षी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह इजराइल का उत्पाद है। यह निशांत नामक यूएवी का एक संस्करण है। इसमें कैमरा तथा लेजर उपकरण लगा है। आंसर बी हो जाएगा। 2, 3 और 4 सही है और यह भारत का उत्पाद है। पंछी जो है आपका निशांत नामक यूएवी संस्करण है। इसमें कैमरा लेजर उपकरण लगा है। ये भारत का उत्पाद है। अगला ये इसमें बेंगलुरु स्थित डीआरडीओ द्वारा इसे विकसित किया गया है, ये याद रखिएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। रासायनिक सूत्र Mg(OH2) हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 83 नंबर, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह 2 चरण में चलने वाली मिसाइल है ब्रह्मोस, सही है। इसकी उड़ान क्षमता 290 किलोमीटर तक है। यह पाराध्वनिक गति से चल सकती है। यह दागों और भूल जाओ तंत्र के आधार पर कार्य करती है। आपका सभी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है ब्रह्मोस के बारे में। उसके बाद इसको जो है रूस और भारत के डीआरडीओ द्वारा संयुक्त रूप से विकास किया गया है। 84 नंबर है कि बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना वर्नस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो एन्ना वर्नस की मिल्कमैन जो पुस्तक है वो इनकी है। ऑप्शन नंबर ए मिल्कमैन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। तो अनुच्छेद 123 में जो है वो राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करता है। कैसा? तो वो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा डी, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। संविधान का भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 के बीच आपातकाल का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्य में से होता है? तो प्रांकलन समिति के अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्य होते हैं। इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है प्रांकलन समिति के सदस्य में। अब 87 नंबर प्रश्न है कि ए अकेला एक काम को 16 घंटे में, बी अकेला 20 घंटे में, सी अकेला 24 घंटे में पूरा करता है। तो तीनों मिलकर काम पूरा किया जिसकी मजदूरी 777 मिली। मजदूरी में बी का हिस्सा क्या है? तो 252 आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। 88 नंबर है कि वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है। तो उसे जनित्र कहते हैं, यानी जनरेटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? तो ब्रोमीन जो होती है यह एकमात्र धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल होती है और ये लाल भूरे रंग का द्रव होता है। अगला प्रश्न है आपका 90 नंबर, हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृत्रिम क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत ने किस राज्य में शुरू किया? तो किया है महाराष्ट्र में। विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र में स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत ने महाराष्ट्र में शुरू किया। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी गई? तो दादा भाई नेरोजी पीछे भी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। दादा भाई नेरोजी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सितंबर 2019 में राजस्थान के नए नियुक्त राज्यपाल कौन हैं? तो कलराज मिश्र हैं जो 2019 में राजस्थान के नए राज्यपाल नियुक्त हुए थे, कलराज मिश्र। निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो रवीश कुमार को हाल ही उस टाइम दिया गया था 2019 में। रवीश कुमार को ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और ये जो है भारतीय पत्रकार, लेखक और मीडिया के संबंध में दिए जाने वाला पुरस्कार है। यूनाइटेड किंगडम ने सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया? तो ये जारी किया था स्टीफन हॉकिंस के सम्मान में। यूनाइटेड किंगडम ने ब्लैक होल को जारी किया था। हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है?
तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर निर्मित है, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है, 4800 मीटर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो मूल कर्तव्य, ये आपका अनुच्छेद 51 का क हो जाएगा, जिसमें मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसे बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल किसे परिभाषित करता है। तो ये दाब को परिभाषित करता है। इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाले बल को दाब कहते हैं। सियाचिन हिमनद स्थित है। तो सियाचिन हिमनद जो है काराकोरम श्रेणी में स्थित है, काराकोरम हिमनद में स्थित है। अगला है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था, जिसने भारत में पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं एंड लास्ट है आपका, भारत आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था। तो भारत आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग के काल में सिख शासक दिलीप सिंह और उनके वजीर लाल सिंह सेनापति तेजा सिंह के विरुद्ध लड़ा गया। युद्ध के दौरान सिख बंटते और अंततः उनकी हार हुई। ठीक है, लाहौर संधि 1846 में युद्ध समाप्त होता है। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे। तो दोस्तों इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।